आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9वीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी व्यक्ति ने 5 लाख में एक बाइक और एक कार खरीदी है। कह रहा है कोई व्यक्ति है 5 लाख रुपए लेके गया है मार्केट में, उसने एक बाइक और एक कार खरीदी है। उसने बाइक को 20% लाभ पर और कार को 10% की हानि पर बेच दिया। खरीद कर लाया, उसके बाद बाइक को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया और कार को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। और इस प्रकार पूरे सौदे में से 5% का लाभ प्राप्त हुआ और इस प्रकार उसे 5% का क्या प्राप्त हो गया है, लाभ प्राप्त हो गया है। बाइक की कीमत बताइए। वो आपसे पूछा बाइक की कीमत बताइए, वो आपसे कार की कीमत भी यहाँ पूछ सकता था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है 5 लाख रुपए लेके मार्केट में गया है। इस 5 लाख में उसने एक बाइक खरीद ली है, एक कार खरीद ली है। अब बाइक को तो उसने 20% के लाभ पर बेच दिया और कार को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ हुआ है। अब कह रहा है आप बाइक की कीमत बताइए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको जो करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, आपका रेशियो और परसेंटेज वाला। किसका, सॉरी सीधे सीधे रेशियो वाले में आ जाइए। किसका किसका है, रेशियो का। तो ये आप सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने क्या लिखा, बाइक, और यहां आपने क्या लिख दिया, कार। आपने बाइक लिख दिया और कार लिख दिया। बाइक को 20% लाभ पर, 20% लाभ, प्रतिशत का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। 100 से आगे जाते हैं प्लस तो लाभ होता है और 100 से जब पीछे आते हैं तो माइनस आते हैं तो हानि होती है, इसलिए प्लस लिख दिया। 20% लाभ प्लस 20 और उसके बाद हानि कितनी हो रही और कार को कितने 10% की हानि पर, तो ये कार कितनी है गई, -10। और पूरे सौदे में उसे 5% का क्या हुआ, लाभ। पूरा सौदा यानी इन दोनों के बीच की यानी रिजल्टेंट वैल्यू वो कितनी है, 5% का लाभ। कितना है, 5% का लाभ। तो उसे हमने किस में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। अब हमको जो रेशियो बनाना है वो ऐसे बनेगा, रेशियो इन दोनों का इधर आएगा, इन दोनों। और एक चीज है, जब भी आप ये वाला मेथड लगाइएगा तो एक चीज जरूर देख लीजिएगा, ये जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू होगी। एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। रिजल्टेंट वैल्यू एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं +5 है रिजल्टेंट वैल्यू, +20 से छोटी है लेकिन -10 से बड़ी। रिजल्टेंट वैल्यू बीच में होनी चाहिए, तभी आप ये वाला अप्लाई करिएगा। अब चलिए करते क्या है, ऐसे में हम डिफरेंस लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अब आप देखिए, अगर हम इस बाइक वाले में देखते हैं तो बाइक +20 है, ये +5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को क्या कर देना, घटा देना। बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 20 में से अगर 5 गया तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 20 में से 5 गया तो 15 आ जाएगा। अब फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, ये +5 है, ये -10 है। ये क्या है, +5 और -10। पहले इन दोनों में बड़ा कौन सा है, +5 के -10, +5 आपका क्या है, बड़ा। और +5 में से अगर -10 को आप माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, मतलब मेरे आप कहना है कि +5 में से आपको माइनस करना है किसको, -10 को। तो जब आप माइनस वाली वैल्यू करते हो तो आप किस में लिखते हो, ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इट मीन्स ये क्या होगा, 5 + 10 कितना आ जाएगा, 15। यानी इन दोनों का ऑपरेशन भी कितना आ गया, 15। इन दोनों का ऑपरेशन क्या आ गया, 15। बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। तो आप 5 में से जब 10 को घटाओगे तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या था आपका, सिंपल 20 माइनस और ये क्या था 5। ब्रैकेट के अंदर जब पॉजिटिव होता है तो उसके आगे हम कोई साइन लगाते नहीं है। यहाँ तो हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये आपको समझाना था। तो 20 - 5 15, इसलिए ये आ गया था सीधे, समझ गया। और ये माइनस और प्लस वाले में क्या होता है, हमेशा जब भी आप डिफरेंस निकालते हो माइनस में प्लस वाले में तो हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो रेशियो दोनों का क्या आ गया, 15:15। अगर हम कट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये 1:1 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो ये कट के क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम काट देते हैं 1:1 हो जाएंगे दोनों। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ गया। रेशियो में क्या आ गया, 1:1 आ गया। रेशियो तो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बाइक की कीमत होता, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी उस यहाँ जो प्राइस होगा वो आपको बताना है, क्योंकि बाइक के नीचे आया। अगर इन दोनों को रेशियो में देख ले तो 1:1 है।
लेकिन टोटल वैल्यू कितनी 5 लाख है, तो ये कार की 1 यूनिट है, ये सॉरी बाइक के लिए 1 यूनिट आई, कार के लिए 1 यूनिट आई, तो टोटल कितनी हो गई 1 + 1। ये क्या है, आप यूनिट लिख रहे हो, क्या मान लो यूनिट, 1 + 1 यूनिट किसके बराबर है, रुपीस में 5 लाख के। हमने इसको 5 लाख के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि कह रहा है 5 लाख में एक बाइक और एक कार खरीदी है, और हमने ये जो रेशियो निकाला है ये यूनिट निकाल ली, एक तरीके से रेशियो निकाल दिया है, तो इसकी एक यूनिट आ गई, एक इसकी यूनिट आ गई, दोनों का यूनिट का जो ऐड होगा वही तो 5 लाख के बराबर होगा। तो यूनिट में 1 है, यानी रेशियो में 1 और 1 दिया है, ये 5 लाख के बराबर, यानी ये कितने हो गए 2 यूनिट, 2 यूनिट किसके बराबर हो गई 5 लाख के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 5 लाख अपॉन 2 = 2.5 लाख के, किसके बराबर होगी 2.5 लाख के। 2.5 लाख के कैसे होगी, क्यों, यहाँ 1 यूनिट है, आप जो हम लोग आप बेसिक क्लास 6-7 में आपने देखा होगा कि ये इतने के इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, 100 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो डिवाइड में वही चीज़ आ जाती थी, तो वही है, अगर 2 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, नीचे उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 लाख है, 5 लाख का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2.5 लाख आ जाएगा, सिंपल। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2.5 लाख, 2.5 लाख आ जाएगा सीधे, क्या आ जाएगा कि 5 लाख था, आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा। तो इस टाइप का ये जो आपका रेशियो वाला मेथड है परसेंटेज में लगता है, देखिए दोनों परसेंटेज दिए हैं, रिजल्टेंट परसेंटेज भी दिया है, यानी परिणामी परसेंटेज दिया है, तो आप यही वाला फार्मूला लगाओगे, यही वाला लगाओगे सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना सिर्फ प्रॉफिट लॉस में, इस पर और भी कई टॉपिक है जिस पे इस टाइप से आपके क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे, इसीलिए ये तरीका लगवाया, नहीं अदरवाइज इसको सॉल्व कराने का और भी तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए यही है। देखिए कह रहा था 5 लाख में 5 लाख रुपए लेके गया है, एक कार और एक बाइक खरीदी है, और जो बाइक खरीद के ला रहा है उसको 20% लाभ लेके बेच दे रहा है, और जो कार लेके आ रहा है उसको 10% हानि पर बेच दे रहा है, लेकिन पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है। तो अब चाहे कार पूछ लेता चाहे बाइक, उसकी हम कैसे निकाल लेते हैं, इससे एक तरफ बाइक लिखते एक तरफ कार लिखते, और बाइक को लाभ पर बेच रहा है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, कार को हानि पर बेच रहा है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और टोटल परिणामी लाभ कितना हो रहा है उसे 5% के, तो +5 के साथ लिख दिए। अब जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये क्रॉस जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही क्रॉस ये क्या होता है डिफरेंस होता है। आप जो जब भी डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, लेकिन घटाना क्या बड़े में से छोटा, तो इन दोनों में से साफ साफ हमें दिख रहा है बड़ा कौन सा, ये, इसको घटा देंगे इससे तो ये आ जाएगा इतना, और इन दोनों में देखेंगे तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ऑपरेशन मैंने बता दिया, एक प्लस और एक माइनस है, तो जब भी उनका डिफरेंस होता है प्लस और माइनस का तो वो जुड़ जाता है, तो ये आ गया, इन दोनों यूनिट को सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर क्या है, ये परिणामी आपका हमेशा ये याद रखिएगा, परिणाम 1 से ज़्यादा होगा 1 से कम होगा, परिणामी हमेशा 1 से ज़्यादा होगा 1 से कम होगा, दोनों के बीच में होगा, अगर दोनों के बीच में नहीं तो आप ये तरीका मत लगाइएगा, नहीं तो फेल कर जाएगा। तो ये हमने यूनिट दोनों को निकाल लिया, ये सिंप्लीफाई कर लिया, 1 और 1 यूनिट आ गया, क्योंकि 15 बन जा 15 बन जा 15, तो 1 यूनिट आ गया। और इन दोनों ये जो 5 लाख रुपए दोनों के लिए है, कार और बाइक दोनों इसी के रुपीज़ के अंदर आई, इसलिए इन दोनों यूनिटों को हमने ऐड कर लिया, 2 यूनिट इसके बराबर हो गई 5 लाख के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 2.5 लाख के, और हमको 1 यूनिट का आंसर, 1 ही यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई, चाहे आप कार ले लो, चाहे देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, चाहे आप कार ले लो वो भी 2.5 लाख की थी, चाहे आप बाइक ले लो वो भी 2.5 लाख की थी, तो यहाँ से आपका कितना निकला 2.5 लाख। ऑप्शन अगर देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसी खुदरा विक्रेता ने 22 केजी चावल ₹35 प्रति केजी की दर से खरीदा और 13 केजी चावल ₹30 प्रति केजी की दर से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों को मिश्रित कर ₹40 प्रति केजी की दर से बेचा तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, है। ये कह रहा है कि इस वाले को भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये वाला बताया है। इसमें आप क्या है, एक आपका 22 केजी का चावल हो जाएगा, एक 22 केजी का चावल हो जाएगा एक, और एक आपका एक आपका 35 रुपये केजी का हो जाएगा एक। चलिए इस वाले तरीके को छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में जो तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा वो इससे
इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ईजी रहेगा, वो इसमें नहीं लगेगा लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ईजी लग जाएगा। क्या कह रहा है, 22 केजी चावल 35 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और 13 किलो चावल 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। अब उन दोनों चावलों को उसने मिला दिया है और मिलाने के बाद क्या किया, 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया है। तो कह रहा है उसे कितना लाभ हुआ। सिंपल बात है, पहले जब हम लाभ है तो पहले हम ये देख लें वो कितनी क्वांटिटी लेके आया था। 22 किलो यहाँ लेके आया था और 13 किलो इधर लेके आया था। तो 22 और 13 कितना, 35 किलो, वो 35 किलो चावल लेके आया था। अब 35 ही किलो वो चावल बेचेगा। 35 किलो चावल लेके आया और 35 किलो को 40 रुपये की दर से बेच रहा है। लेकिन 35 में यहाँ 22 को तो 35 में बेच रहा है और 13 को 30 में बेच रहा है। खरीद के लाया इतने में, बेच रहा है 40 में। बेच कितने में रहा, 35 किलो को 40 रुपये, हर एक किलो को 40 रुपये में बेच रहा है। ये कितना है, 22 किलो कितने में खरीद के लाया था, 35 में, और यहाँ कितना है, 40 में वो बेच रहा है। यानी इन 22 केजी को भी तो वो 40 में बेच रहा है। तो यहाँ 35 में लेके आया था, 40 में बेच रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना, 5 रुपये का। 1 केजी पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5, क्योंकि 1 केजी यहाँ पर वो 35 रुपये में खरीद के ला रहा है, लेकिन वो 1 केजी यहाँ वो 40 रुपये में बेच रहा है। यानी उसको 1 केजी में कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपये का। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपये का। यानी 22 केजी में उसे कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 22 × 5, 22 का टेबल सीधे आप पढ़ोगे तो 110। अब ये जो 13 किलो चावल लेके आया है वो 30 रुपये के लेके आया, उनको भी तो 40 में बेच रहा है, इनको भी वो 40 में बेच रहा है। तो यहाँ 1 केजी का कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 रुपये। यहाँ 1 केजी में वो 10 रुपये कमा रहा है और 30 केजी में कितने, 13 केजी में कितने कमा लेगा, 130। और 110 और 130 कितने होते हैं, 240 होते हैं। कितने होते हैं, 240। तो 240 रुपये तो टोटल लाभ कमा रहा था। वो कह रहा है कितना लाभ प्राप्त हुआ निकटतम पूर्णांक में। ये कह रहा है निकटतम पूर्णांक में, रुपीस की बात नहीं कर रहा है, निकटतम पूर्णांक में। यानी लाभ जो आपसे पूछ रहा, मैंने आपसे क्या कहता है, वो लाभ अधिकतर जब पूछता है तो लाभ परसेंटेज पूछता है, तो आपको लाभ का परसेंटेज निकालना है। ये तो मैंने आपको सीधे बता दिया कि कैसे निकलता है। आप ऐसे इसमें पेन एंड चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। वो इतना ये खरीद के लाया, इतना ये, अगर वो सिंपल लिख देता कि 35 किलो वो चावल वो 35 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद के लाया, उसके बाद उसने 35 किलो को 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो लाभ क्वेश्चन सिंपल हो जाता। लेकिन उसने इस क्वेश्चन को 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। एक में कह रहा 22 किलो को 35 रुपये में खरीद के 35 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद के लाया और 13 किलो को 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद के लाया। अब उन दोनों को मिला दिया है और मिश्रित करके कितना हो जाएगा भाई, 22 और 13 मिला के 35 हो जाएगा और 35 को उसने 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। सिंपल और सिंपल आपको पता चल गया लाभ कैसे निकलेंगे। लाभ कैसे आपका निकाला था, अभी मैंने कैसे आपको बताया था, यहाँ पर 40 रुपये में बेच रहा है, ये 22 केजी जो लेके आया 35 में, इन 22 केजी को यहाँ 40 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 केजी में वो 5 रुपये का लाभ कमा रहा है। 1 केजी में 5 का, और 22 केजी में कितने का लाभ कमाएगा। तो लाभ सीधा सीधा हम लिखेंगे, लाभ जो हमारा है वो पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, 22, क्योंकि टोटल केजी उस पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 केजी में कितने का फायदा हो रहा है, 1 केजी में कितने का हो रहा है, यहाँ 40 रुपये, यहाँ 35 रुपये, तो कितने का हो गया, 5 का। सीधे सीधे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 40 माइनस 35, ये जो क्वांटिटी है, ये किस क्वांटिटी जो है किस में दी गई है, रुपीस में, और ये क्या है, केजी। ये क्या है आपका, केजी, ये केजी है, रुपीस है, ये केजी है आपका, केजी 22, और ये रुपीस में जितने में बेच रहा है और जितने में खरीद रहा है दोनों का डिफरेंस। तो कितना आ गया सिंपल आपका, यहाँ पर अगर यहाँ देख रहे हैं सिंपल कितना आ गया, ये तो 22 ही रहेगा, इंटू ये कितना आ गया, 5। अगर आप कर लोगे तो कितना निकल आएगा, 110 रुपये। कितना निकला है, 110 रुपये। ये लाभ की बात है, 110 रुपये ये इसका निकला है, प्लस सिर्फ इतना तो निकलेगा नहीं। ये तो एक कंडीशन थी, यहाँ तो 2 कंडीशन चल रही। दूसरी कंडीशन है 13 केजी वाली। तो देखिए यहाँ तो मैंने लिख दिया, अब आप यहाँ पर सीधे क्या, 13 इंटू कितने का, 40 माइनस 70, सॉरी 40 माइनस 30, देख रहे, हाँ 40 माइनस 30, तो यहाँ कितना आ गया, इसको अभी ऐसे ये 22 इंटू ये आ गया प्लस, यहाँ से क्या आ गया, 13 इंटू 10, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 110, और ये कितना आ गया
30, टोटल कितना हो गया 240। ये 240 कितना हो गया टोटल 240 रुपये। और ये 240 क्या है रुपीज़, याद रखिएगा क्या है ये 240 रुपीज़, क्या है 240 रुपीज़, ये रुपीज़ निकले एग्जैक्ट। अगर वो आपसे पूछता कि कितना लाभ आया है तो 240 अगर रुपए में लिख देता है वहाँ 240 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन उसने बोला है कि कितना लाभ प्राप्त हुआ, और ब्रैकेट में निकटतम पूर्णांक वो इसने लिख दिया, इसलिए लिखा है जिसमें आप ये समझ जाओ कि ये क्या है परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज है। क्योंकि रुपीज़ में आपका, हाँ रुपीज़ में भी चल सकता था, लेकिन ये क्या है आपका मैक्सिमम पूछता क्या है वो परसेंटेज पूछता है। अब वो आपसे क्या पूछा है, हाँ लाभ आपने निकाल लिया, लाभ प्रतिशत अब बताओ, लाभ परसेंटेज, ये तो प्रॉफिट था आपका। अब प्रॉफिट वो परसेंटेज कह रहा है तो लो, प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या होगा सीपी इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है इसको 240 का, 240 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। सीपी कितना होगा ये बताइए, सीपी कैसे कितना होगा 22 केजी 35 रुपये में, और 13 केजी कितने में लेके आए 30 में, कितना प्रॉफिट होगा, सॉरी हाँ कितने में खरीद के, कितना क्रय मूल्य है उसका, गुणा करना पड़ेगा आपको सीधे। 22 का अगर 35 में करोगे 22 35 प्लस 13 30, यही आप करोगे। अब इनको जरा गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 35 दूना 70, जीरो 7 उधर चला गया, 35 दूना 70 यानी 770 आ गया यहाँ तो। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, आप ऐसे करो तो आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी, आप सीधे सीधे इसमें कर लो। क्यों, आपको लाभ पता है 240, इसमें जो वैल्यू आएगी 35 की उसमें 240 माइनस कर दो, वही तो आपका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। तो आप ऐसे ना ये मत करने बैठ जाइए कि इन दोनों का गुणा करके निकाल रहे हैं, फिर इन दोनों का गुणा उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, वैसे सीपी मत निकालिएगा। आपको प्रॉफिट पता चल गया 240 का, इसका मतलब अगर आप इसी में सेलिंग प्राइस निकाल लोगे उसमें 240 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो यहाँ एसपी आपका कितना है, यहाँ से एसपी आपका कितना है अगर हम देखते हैं तो एसपी है आपका 40 केजी, सॉरी 40 रुपये प्रति केजी, और केजी कितने 22 और 13 कितने हो गए 35, लो गुणा कर लीजिए, जीरो 35 दूना तो 70 होता है और 70 दूना 140, यानी 35 चौका कितना होगा 170 होगा, 140 होगा। और कैसे 140 होगा, 35 दूना कितना होता है 40 को हम क्या लिख सकते थे 20 इंटू 20 भी, सॉरी 2 क्या लिख सकते थे 4 को 2 इंटू 2 इंटू 10, वही तो लिख सकते थे। 35 दूना 70 और 70 दूना 140, तो 140 इंटू जीरो तो 1400 रुपये, ये तो एसपी हो गया। तो सीपी क्या होगा 240 रुपये उसमें माइनस कर दो, सीपी क्या होगा आपका 240 रुपये, यहाँ से सीपी क्या आ जाएगा आपका 1400 माइनस 240, सीधे सीधे ये आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 6 जीरो, इसमें 10 में अगर 4 गया तो 6 आ गया, ये हो गया 13, 13 में 2 गया तो कितना आ गया, लिख लेते हैं 0 6, 13 में 2 गया तो 13 हो गया, सीधा कितना हो गया 1160 रुपये, 1160 आपका सीपी इंटू 100, क्योंकि आपको क्या निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया। अब जरा ये बताइए ये क्या आपस में कट रहा है, 24 की टेबल अगर आप देखते हैं तो क्या ये आपस में कट रहा है, अगर आपको 24 की टेबल नहीं आती, वैसे 24 की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, नहीं आती तो चलिए आप सिंपल काटिए, किससे काटे 2 से काट लेते हैं, 2 सबसे ईजी है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, अब भी ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटा तो ये 6 हो गया, इसको काटा तो 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये 6 ये 29 है। अब कितना हो गया ऊपर 6 और नीचे 29, यानी आप गुणा कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 600, नीचे आ जाएगा 29। देखिए नीचे जब भी आपकी इस टाइप की वैल्यू आती है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन जो ऊपर जो आंसर आने के चांसेस होते हैं उसमें पॉइंट यानी दशमलव के बाद आपके आंसर निकलते हैं, इसीलिए उन्होंने निकटतम पूर्णांक में बोला है कि दशमलव में मत ले जाओ, सीधे सीधे हमको एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अगर ये 29 की जगह 30 होता
तो सीधे दुगना कट जाता। अगर ये 30 होता तो हमारा कितना 20 आ जाता है। ये 30, ये 29 है, यानी 20 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये 30 होता तब तो सीधे सीधे कट के 20 आ जाता। लेकिन ये आप इसको काटने मत बैठ जाइए कि 29 का टेबल आप डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, आप खुद देखो, वो वैल्यू आपको देता ही इसीलिए कि आप कितने अवेयर हो। अगर ये 29 की जगह 30 होता तो सीधे 20 आ जाता, लेकिन उससे छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है। जब वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर आंसर क्या होता है, घटता है, लेकिन अगर नीचे की वैल्यू घटेगी तो आंसर क्या होता है, बढ़ता है। 30 से तो 20 आ रहा था, इसका मतलब आपका 29 से 20 से ज़्यादा ही आएगा, 20 से कम तो नहीं आएगा। जरा देखा जाए उसके ऑप्शन, देखा जाए 20 है, 21 है, 25 है, 18 है। देखो 30 से काटने पे तो 20 आ रहा था, 20 ना तो 20 होगा ना 20 से ज़्यादा होगा, सॉरी ना 20 होगा ना 20 से कम होगा, 20 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो आपका कट गया, क्योंकि 20 तो आप होएगा ही नहीं। और दूसरा 20 से ज़्यादा होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 18 20 से कम तो होगा नहीं। अब इन दोनों में देखा जाए, सीधे सीधे 30 पे दिख रहा था मैं, 20 आ गया कंफर्म। 29 पे तो वो 20 से इतना तो बढ़ेगा नहीं कि वो 25 तक पहुंच जाएगा, इतना नहीं बढ़ जाएगा, वो 20 से बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो कहाँ तक इसको हम मानते हैं, 21 तक, यानी जो आपकी वैल्यू आ रही होगी वो 20 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, तभी तो 21 उन्होंने राउंड फिगर में लिखा है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हो, इसको भी कट कर सकते हो, क्योंकि वो 20 के पास है, 20 से कम नहीं है, ना 20 है ना 20 से कम है, 20 से ज़्यादा है लेकिन 20 के पास में ही होगा। अभी मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताए थे कि आप इसको ऐड कर दो, ये आंसर इस, ना तो इसके डिफरेंस सम वाले बताए थे, उसी टाइप में इसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हो, नहीं तो आप सीधे देख सकते हो। ये 600 है, आप सीधे सीधे अगर इसको, ये हमारा 600/30 होता तो आप खुद देख लेते, 0 से 0 कट जाता है, इसको काट देते 20। अगर नीचे वैल्यू कम हो रही है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बढ़ती है, तो 20 से तो वो प्लस होगी, लेकिन अब इतनी भी प्लस नहीं होगी, क्योंकि एक ही कम हो रहा है तो इतना भी प्लस नहीं होगा। आप ये मत सोच लीजिए कि एक कम हो गया तो एक हमने ऊपर 20 में जोड़ दिया तो 21 आ गया, नहीं, वो जो आपका आंसर है 20 पॉइंट समथिंग जा रहा था, इसलिए राउंड फिगर में उन्होंने कितना लिखा है, 21 लिख लिया। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है बस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिजिट से है नहीं, वो आपके कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड है। वो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, वस्तु एक का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। पहले एक एक लाइन को पढ़िए, उस लाइन को समझते जाइए। लिखा है वस्तु एक का लागत मूल्य, यह लागत मूल्य का मतलब होता है CP, उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। लाभ का क्या है, 6 गुना है। वस्तु टी का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP1 और SP2 का अनुपात पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है, कह रहा है वस्तु 1 का लागत मूल्य, अगर ये SP1 क्यों लिखा गया, क्योंकि वस्तु एक है, उसको जब बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस, तो इसलिए SP1, तो जो लागत मूल्य है उसे हम क्या लिखें, CP1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, CP1। चलिए तो CP1 वस्तु 1 का लागत मूल्य है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है बेचने पर हुए लागत मूल्य CP1, लिख देते हैं CP1 SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। लाभ का क्या है, 6 गुना है, 6P है। CP1 हमारा कितना है, 6P। CP1 हमारा 6 गुना है, किसका, लाभ का। लेकिन ये जो लाभ है वो किस पे, ये लाभ जो 6 गुना कब निकल रहा है, जब वस्तु को हम SP1 पर बेचते हैं, जब वस्तु को हम SP1 पर बेचते हैं। और प्रॉफिट का आपका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आपका फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य घटा दे तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। विक्रय मूल्य जब आप समझिए 10 रुपये का अगर मैं ये लेके आया 12 रुपये में बेच दूँ तभी तो मुझे लाभ होगा, यानी इसका क्रय मूल्य कम होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। तो CP1, ये देखिए CP1 6P है, लेकिन ये जो P है ये क्या है, SP1 पर बेच, और आपको चाहिए भी SP है, CP से आपको कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट का आपका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का आपका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का आपका फार्मूला यही होता है SP माइनस P। प्रॉफिट आपका तभी निकलता है जब SP में से CP यानी सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य को
यानी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर, तभी तभी आपका प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ से 6P की जगह यहाँ ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, जब हम इसको SP1 पर बेच रहे हैं तो यहाँ यही तो है आपका P। क्या हो गया आपका यहाँ पर ये जो P है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, SP1 माइनस CP1। तो वही हम सीधे रख देते हैं उसमें, ये हो जाएगा CP1 क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में SP1 माइनस CP1। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा 6 SP1 माइनस 6 CP1, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर CP को इस साइड लाएंगे, CP को किस साइड, इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा CP1 इधर है माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 CP1 इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 SP1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 CP1 बराबर कितना हो गया 6 SP1, 6 SP1 ये हो गया। जरा सेकंड वाली कंडीशन में चलते हैं इसकी, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड जरा देखो, वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। जो वस्तु 2 है उसका जो लागत मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है, जब उसे हम SP2 पर बेचते हैं तो जो हानि होती है उसका 3 गुना है, हानि यानी लॉस। यानी आपसे क्या बोल रहा है कि जो CP2 है वो 3 गुना है लॉस की। अब लॉस का फार्मूला आपको पता है, लॉस क्या होता है, लॉस क्या होगा आपका, लॉस होता है जब CP में से SP को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2, क्योंकि वस्तु 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ गया सीधे सीधे आपका CP2 बराबर आ गया, कितना आ गया जरा करिए इसको, ये हो जाएगा अंदर जो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3CP2 माइनस 3SP2। अब देखिए 3CP1 इस साइड जगह आएगा, CP2 माइनस CP इधर आएगा, प्लस का था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल यहाँ माइनस का 3 SP2 लिखा ही हुआ है। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2CP2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3SP2 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। या अगर हम CP2 देखें सीधे सीधे, CP2 क्या निकल आया हमारा, यहाँ से CP2 क्या निकल आया, CP2 निकल 2 इधर नीचे चला जाएगा तो 3/2 SP2, CP2 हमारा क्या निकल आया 3/2, दिख नहीं रहा, एक मिनट, अभी भी नहीं दिख रहा। तो आपका CP2 आपका क्या निकल आया, ये 3 था, 3/2 SP2, ये आपका निकल आया। यहाँ पर CP2 क्या निकला 3/2 SP2। और यहाँ से अगर हम CP1 को निकालें इधर से तो यहाँ से CP1 आपका क्या निकलता है, सीधे सीधे यहाँ से अगर हम CP1 देखें तो CP1 क्या निकलेगा, CP1 निकलेगा 6/7, 7 नीचे आ जाएगा SP1, यहाँ से ये निकला और यहाँ से आपका ये निकला। ये क्यों मैंने किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, CP1 और CP2 हमने अकेले अकेले क्यों निकाला है, कह रहा है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, इसका मतलब CP1 और CP2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे साफ साफ नीचे बोल रहा है कि CP1 और दोनों वस्तु के लागत मूल्य समान है, इसका मतलब पहली वस्तु का लागत मूल्य जो कि CP1 होगा, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य जो कि CP2 होगा, दोनों क्या है बराबर, इसीलिए मैंने ये कर दिया। देखिए क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा बड़ा लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है कि आपने कितना ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपने कितना, ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देखें क्वेश्चनों को ही आपने तैयार कर लिया, ऐसे करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको बहुत डीपली पढ़ना है। और बस तो जो भी कॉन्सेप्ट और इसके फार्मूले ये आपको देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फार्मूला कुछ नहीं है, क्योंकि फार्मूला जैसे मैंने बताया प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यही तो फार्मूले, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो आपके किसी काम के नहीं है। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, तो वस्तु 1 का लागत मूल्य यानी CP1
लाभ का 6 गुना है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो किस पे, जब वस्तु को हम SP1 पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP में से CP घटा देते हैं। तो सीधे यहाँ पर पहली वस्तु की बात है तो हम पहली वस्तु को रख दिया। इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये देखिए 6P की जगह SP1 माइनस CP1, जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला तो मल्टीप्लाई हो गया 6SP1 माइनस 6CP1। अब ये जो CP1 है उसको हम उस साइड ले जा रहे हैं, हम ये जो ऑपरेशन CP1 को अकेला करना चाहते हैं, क्योंकि हमको आगे बोलना है कि वस्तु के लागत मूल्य समान है। दोनों के लागत मूल्य हम अकेले अकेले निकाल दें, फिर दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि उसके बाद SP1 और SP2 का अनुपात पूछ रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन में दो ही चीज़ें आ रही है, CP आ रही है और SP आ रहा है, वही हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए 6CP1 था इस साइड, तो उस साइड यहाँ माइनस था तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7CP1 और ये साइड प्लस का तो प्लस ही रहेगा। अब CP1 को हमें अकेला चाहिए, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो उस वैल्यू को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ वो वैल्यू मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगी, तो किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। याद रखिएगा मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में चेंज होता है। तो ये देखिए इस साइड आई तो किस में आ गई, डिवाइड में आएगी, तो 6/7 SP1 हो गया। यही हमने दूसरे जो दूसरी इक्वेशन थी उस पर भी कर लिया। CP2 कितना है, 3 गुना है लॉस का, तो 3L हो गया। और लॉस क्या होता है, जब CP में से SP माइनस करते हैं, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य कम, तो वो हमने कर दिया। यहाँ 2 क्यों रख दिया, क्योंकि वस्तु 2 की बात हो रही है। तो यहाँ CP2 बना हो गया 3CP2 मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर 3CP2 माइनस 3SP2। अब CP को इस साइड लाएंगे, यहाँ ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो CP2 माइनस 3CP2 इक्वल, ये इस साइड माइनस का तो माइनस का, क्योंकि इसको तो हम कहीं ले नहीं गए, वहीं गए, साइन के साथ ही रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -2CP2 बराबर -3CP2, इस साइड भी माइनस इस साइड भी माइनस, तो दोनों माइनस क्रॉस हो गए। अब ये CP2 बराबर हो गया, 2 को उस साइड ले गए क्योंकि हमको ये इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, 3/2 SP2। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गई। अब वो हमसे जो बोल रहा था कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य समान है, अब हमको सिर्फ यहाँ पर वही सिचुएशन अप्लाई करनी है। हमें यहाँ पर क्या करनी है, वही सिचुएशन अप्लाई करनी है। तो चलिए इस सिचुएशन को अप्लाई करते हैं। ये इसको हटाते हैं। इस सिचुएशन का अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या है, CP1 बराबर CP2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लागत मूल्य बराबर है, यानी CP1 बराबर CP2। CP1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 6/7, 6/7 SP1 बराबर ये कितनी निकाली हमने, 3/2 SP2 ये निकाली है। अब हमें चाहिए क्या है, हमको चाहिए SP1 तथा SP2 का अनुपात, यानी SP1/SP2। SP1 है, SP2 को इस साइड लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो SP1 और SP2 इधर आ गया, ये नीचे आ गया इधर नीचे आपका। और एक और चीज़ देखिए, अब ये वाली जो चीज़ है इधर मल्टीप्लाई उस साइड जाएगी तो कहाँ डिवाइड में जाएगी, ये है 3/2 और ये पूरा आएगा, ये जो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में चलेगी, डिवाइड क्या है 6/7 ये 6/7। अब देखिए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपको पता है कि इसमें ऐसे ऐसे चलता है, कैसे कैसे चलता है, इस टाइप से चलता है, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ये क्या हो गया आपका SP1/SP2 इधर लाए तो ये बटे में आ गया, हाँ इतना दिखा। अब इन दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में कैसे, इधर तो 3/2 रहेगा, 3/2 रहेगा, इंटू का साइन लगा देते हैं। कैसे इंटू का साइन लगाते हैं, अब ऑपरेशन देखिए, यहाँ पर बटे में 7 है तो दूसरी तरफ जाना चाहिए। अगर ये वैल्यू यहाँ नीचे है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, सीधी आप समझिए। ये बटे में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में है, यानी आपकी जो भिन्न होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, दूसरी तरफ जाती है तो भिन्न सीधे सीधे क्या समझिए रिवर्स हो जाती है। 6/7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो 7/6 हो जाएगा, तो 7/6 हो गया। अब कट कर देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, एक ही बचा, 1 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपका क्या आ गया, 7/4 आ गया। यानी आप क्या लिख सकते हो उसको, 7/4, 7/4 आ गया आपका ऑप्शन। इसमें ऑप्शन देने ही भूल गया, इसके जो ऑप्शन थे आपके ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी।
उनके ऑप्शन देख लेता हूँ क्या थे। ऑप्शन ए था आपका जो 7:4 था, बी था आपका 4:3 और दो थे आपके 6, 7, 6, 5, 7, 5। सी ऑप्शन था आपका 6, 5 और डी ऑप्शन था आपका 7, 5। इसके जो ऑप्शन थे वो मैं लिखना ही भूल गया, फिर से देख लीजिए। इसके जो ऑप्शन दिए थे, ए ऑप्शन दिया था 7:4, बी ऑप्शन दिया था 4:3, सी दिया था 6:5 और डी दिया था 7:5। आपने सॉल्व किया, आपका कौन सा ऑप्शन क्या निकला? आपका 7:4। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। इस क्वेश्चन में आपने देखा हुआ क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वस्तु एक, कोई वस्तु है, उसको मैंने एक नाम दे दिया, दूसरे को नाम दे दिया 2। वही कह रहा है कि जो वस्तु 1 है उसका लागत मूल्य SP1 पर जब बेचते हैं तो लाभ का 6 गुना है, और जब वस्तु 2 है जब उसको SP2 पर बेचते हैं तो हानि का 3 गुना है। तो इन दोनों से आप आगे वो बोल रहा था दोनों वस्तु का लागत मूल्य है, लागत मूल्य समान है। इसका मतलब हमें लागत मूल्य निकालना था, और लागत मूल्य का हमको देखिए प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला लगेगा। प्रॉफिट का ये SP माइनस CP, लॉस का CP माइनस SP, और लागत मूल्य समान है। इसका मतलब आपको जो भी सिचुएशन बनानी थी, पहले का CP1 बनाना था, यानी लागत मूल्य बनाना 1 के लिए निकालना था लागत मूल्य, और दूसरी वस्तु के लिए SP2 यानी CP2 निकालना था। सॉरी, SP2 नहीं, CP2 यानी लागत मूल्य दूसरी वस्तु का निकालना था। इन दोनों को इक्वेट कर देना था। जैसे ही आप इक्वेट करते तो आपके पास SP1 और SP2 भी आ जाते, और SP1 और SP2 यानी इन दोनों का अनुपात आपको निकालना था, तो जो वैल्यू थे वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो इस टाइप से आपका हो जाता है। चलिए, इन क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लिया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा था, क्योंकि इसमें देखिए आप, इसमें आपको बनाने का मेरा जो मोटो था वो आपका टाइम बच जाए। टाइम कैसे बचेगा? बहुत से बच्चे इसको प्रॉफिट को तो वैसे निकालते हैं, पहले वो इनका इसमें मल्टीप्लाई करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर 35 का इसमें मल्टीप्लाई करते, उसके हिसाब से फिर माइनस करते, 240 निकालते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको सीधा बताया था, ये 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा था और ला रहा था 35 के हिसाब से। तो ये अगर 35 ला रहा, 40 पे बेच रहा, तो 1 केजी में से कितने का 5 का फायदा हो रहा, तो 22 केजी में कितने का होगा? वो आपने 22 में इंटू 5 कर दिया था। और प्लस 13 वाला जो 13 केजी था उसमें 30 में ला रहा था, तो 1 केजी में उसको 10 का फायदा था, तो 13 में उसको 130 का फायदा हो गया। तो वो आपने दोनों को ऐड कर लिया, तो प्रॉफिट निकल गया। अब आपको क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। प्रॉफिट तो निकालना नहीं था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट आपने निकाल लिया, अब CP चाहिए था, तो CP के लिए ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई, CP के लिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये 22 केजी है, 13 केजी है, तो 22 और 13 35 केजी होता है। तो 35 केजी अगर खरीद रहा है, 35 केजी ही वो बेच रहा है, तो 35 केजी को अगर आप 35 को अगर 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना निकला था? 35 को 40 में मल्टीप्लाई किया था तो आपका निकला था कितना? 1400। तो 1400 में अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका CP नहीं आपको पता चल जाएगा। आपने CP निकालने के लिए 1400 में 240 माइनस कर दोगे, 7 मिल गया। अब आपने उसको इस प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले में रख के निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका एक तो आपका लॉजिक यहाँ काम करना चाहिए था, प्रॉफिट ऐसे निकालना है माइनस करके। दूसरा यहाँ पर आपका काम क्या करना था कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना था, SP निकाल के उसमें CP, प्रॉफिट माइनस करके CP निकालना। तीसरा क्या था आपका, जब आप इस टाइप में आ रहे हो तो नीचे आपकी कौन सी वैल्यू होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप कोशिश करा करो अभाज्य संख्या के आसपास की जो भाज्य संख्या है उससे काटने की कोशिश किया करो, क्योंकि उससे काटोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे काटोगे तो आप काटते रह जाओगे। चलिए, ये 29 था, तो हमने सीधे सीधे देखिए 60 है, ये नहीं कि हम इसको 29 की जगह 28 है, 28 से नहीं, आपको ये लॉजिक ऊपर वाली जो वैल्यू वो आपको बता देगी कि आपको 29 की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है उसके आसपास वाली। ये 29 है तो हमने 30 रखी है, क्यों? 30 से 60 अब सीधे सीधे कट जाता है। 30, अगर ये 29 की जगह 30 होता तो देखिए 600 को काटते तो 20 आ जाता। कितना आ जाता है? 20। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर ये 29 की जगह 30 होता तो हमारा आंसर 20 आता। लेकिन ये क्या है? 29 है, 30 से क्या है? कम है, तो आंसर 20 से ज़्यादा होना चाहिए। 20 नहीं होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन हमने देखा पहले ही 20 था तो हमने हटा दिया। दूसरा ऑप्शन हमारा 21 हो सकता है, क्योंकि 20 से ज़्यादा है। 25 ये भी हो सकता है। 18 ये कम है तो हटा दिया। अब उसके बाद देखिए 30 से काटने में 20 आ रहा है, ये 29 30 से कोई ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है, तो इसका मतलब आंसर 21 के पास में ही, 20 के पास में ही होना चाहिए। तो 20 के पास में, ये 25 20 से बहुत दूर है। अगर यहाँ पर 22 दिया होता, यहाँ पर क्या दिया होता 22, तो एक बार हमको सॉल्व करना पड़ जाता। लेकिन ये आंसर
ये 20 के बहुत दूर है। एक ऑप्शन वो आपको ऐसे देगा, सीधे आपका ये क्या होगा 21, क्योंकि ये जो सॉल्व जब आप करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तभी जाके यहाँ पर 21 बनना है। और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ईजी था, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है वो आप इसी प्रोसेस में लगाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आप इस प्रोसेस से कर सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस से ना करने की नहीं करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको इस प्रोसेस से आप ना करिए। चलिए बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करें जो एमटीएस की तैयारी करें, क्योंकि ये एमटीएस के लिए है। हाँ, दूसरे एसएससी या और भी रेलवे वाले भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं क्लास में लाया हूँ एसएससी एमटीएस के लिए आया हूँ, सारे जो भी क्वेश्चन है ये उसके प्रीवियस ईयर के, जैसे आप देख सकते हो ये 21 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, ये भी सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और ये आपका हुआ था 6 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में। इन क्वेश्चन को देखिए, इनके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए ये और भी शिफ्ट हुई है, उसमें भी क्वेश्चन कुछ ईजी थे, लेकिन मेरा बेसिक आपसे वो क्वेश्चन लाना है जिससे आपके, जैसे ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा, आप जब दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर देते, लेंदी क्या कर देते हैं आपको मैंने बताया, यहाँ 3 जगह ही आपकी अवेयरनेस चेक हो रही थी कि आप कैसे प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो, कैसे परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, और ये वाला आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। चलिए, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जय हिंद।